अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सिक्योरिटी की जानब से पाकिस्तानी लड़की के फरार और 2 यहूदी सिपाहियों के कत्ल की बात दबा दी गई थी। बस्ती में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि यह सब कुछ क्या और क्यों हो रहा है। मैंने भी इस रात को रात ही रहने दिया और दादा रमिया की क्या सराइयों में शरीक हो गया। रात को मेरा सोनिया के पास ज़मीन दोस्त कमी गाह में जाना बहुत ज़रूरी था। ख़तरा शदीद था और बस्ती में खामोशी और अंधेरा मुसलत हो गया, तो मैं बड़ी एहतियात से काम लेता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल आया। जंगल का तरीक रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो मैं फूंक फूंक कर कदम रखता अपने खुफिया मंजिल की तरफ चल पड़ा। यह ख़तरा मेरे साथ साथ सफ़र कर रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी वाला मेरा पीछा न कर रहा हो। चुनाचे मैं कुछ दूर चलने के बाद अचानक घूम कर पीछे देख लेता था। बज़ाहिर मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैं ऊंची घास झाड़ियों और गढ़ों में से गुजरता चला गया। साहिल समंदर की तरफ जाने से मैं गुरेज कर रहा था, क्योंकि यकीनी तौर पर उधर रात की राउंड में इजाफा कर दिया गया था। आखिर मैं उस खड़ के पास पहुंच गया, जिसके किनारे पर बाएं जरे मट्टी का ऊपर को उठा हुआ तोदा। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबील जैसा हाथी बैठा हो। यहाँ मैं बैठ गया और अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। 3-4 मिनट तक वहाँ बैठा रहा। मैंने चलते वक्त अपनी जेब में 2 रोटियां और थोड़ा सा मछली का अचार रख लिया था। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं वहाँ अकेला ही हूँ और मेरा पीछा नहीं किया जा रहा है, तो मैं उठा और झुक कर तोते के पहलू वाले शगाफ की तरफ बढ़ा। मैं झाड़ियों को एक तरफ हटा रहा था कि मुझे अकम में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैं उछल कर एक तरफ हो गया। इतनी देर में एक साया घास पर बैठ गया और सोनिया की हल्की सी आवाज़ आई, मैं हूँ सोनिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसने कहा कि वो लाहद में सारा दिन बैठी रही थी। अब उसका जी घबराया तो बाहर खुली हवा में निकल गया। मैं उसे एक तरफ घनी झाड़ियों में ले गया, उसे रोटी खाने को दिया और सारे हालात मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिए। वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गई। कहने लगी, हमारा यहाँ से निकलना मज़ीद मुश्किल हो गया है आमिरा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इन हालात में क्या कर सकोगे। हम झाड़ियों में झुक कर बैठे थे और सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ये हकीकत थी कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं सोनिया को लेकर वहाँ से कैसे फ़रार हो सकूँगा। अब किसी मोटर लॉन्च को अगवा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोनिया से कहा कि वो एक रात मज़ीद गुजारने की कोशिश करे। हो सकता है हम कल रात यहाँ से निकल चलें, मगर कैसे निकलेंगे आमिरा? आम कश्ती हमारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। बर्मा का साहिल यहाँ से दूर है। अगर हम रात को फ़रार होते हैं तो यकीनी तौर पर सुबह हमें समंदर में ही आएगी और उनके जहाज़ हमें देख लेंगे और ऊपर से गोलियों की बौछार हमारा काम तमाम कर देगी। मैंने सोनिया से फैसला कुन अंदाज में कहा कि हमें हर हालत में यह ख़तरा मोल लेना ही पड़ेगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन कल किसी न किसी तरह यहाँ से समंदर में अपना सफ़र शुरू कर देंगे। मैं अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। वह बड़ी बेदिली से रोटी के छोटे छोटे नवाले तोड़ कर खा रही थी। मैंने झुके झुके निस्फ देरे की शिकल में इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया कि वहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं। फिर मैंने सोनिया को कमी गाह में छुप जाने के लिए कहा। वो शगाफ में से रेंग कर अंदर चली गई। मैंने शगाफ को झाड़ियों और खुश्क टहनियों से बंद किया और तेज़ी से वापस रवाना हो गया। बस्ती वालों के पास छोटी छोटी चंद एक कश्तियाँ थीं, जिन पर सवार होकर वो समंदर में मछलियाँ पकड़ा करते थे। यह काम वो छुट्टी के दिन करते थे, बाकी उनकी कश्तियाँ साहिल पर बंधी रहती थीं। दूसरे रोज़ मैं सुबह सुबह उस जानब निकल गया जहाँ कश्तियाँ बंधी थीं। एक कश्ती सबसे आखिर में खड़ी थी। मैंने फ़रार के लिए उसे मुंतखब कर लिया और उसको करीब से जाकर अच्छी तरह से मुआयना किया। कश्ती बिल्कुल सही हालत में थी। दोपहर को मैं खाने के वक्त वापस बस्ती में आ गया। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 नवाले लिए और चलता हुआ शहर की जानब निकल गया। मैं जंगल की पट्टी में ही रहा। यहाँ एक जगह घास पर कितने ही नारियल गिरे हुए थे। मैंने यहाँ से 6-7 नारियल उठाया और आखिरी कश्ती में ले जाकर कोने में रख दिया। दूसरे फेरे पर फिर कुछ मज़ीद नारियल कश्ती में रखाया। कश्ती में सिर्फ हमारा ज़ादे रहा था। इस काम से फ़ारिग होकर मैं वापस बंगले की तरफ चल दिया। इस वक्त सिक्योरिटी चीफ बंगले पर मौजूद था और अपनी बीवी से इब्रानी ज़बान में बातें कर रहा था। मैंने आते ही खाना लगाना शुरू कर दिया। उनकी बातों से मालूम हुआ कि शाम को इंडिया से भी CID वालों का एक वफ्द जजीरे पर पहुंच रहा है। इंडिया के इंटेलिजेंस वालों से मेरा मुतफक्र होना कुदरती अमर था,
क्योंकि पूछगछ के दौरान उनको मुझ पर शक हो सकता था और वह अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैं असली मराठा नहीं हूँ। इसी एतबार से मैंने उसी रात वहाँ से फरार होने का ठीक फैसला किया था। जब सिक्योरिटी चीफ खाना खाकर चला गया तो मैंने मैडम से $20 अपनी तनख्वाह में से एडवांस के तौर पर लेकर अपनी जेब में रख लिए। ये रकम बर्मा की सरहद पर पहुंचने के बाद हमारे काम आ सकती थी। मुझे सिवाय उसके और कुछ नहीं सोच रहा था कि मुझे आज रात सोनिया को लेकर हर हालत में यहाँ से निकल जाना है। मैं शाम को बस्ती में वापस आ गया। अभी सूरज गरूब भी हुआ था और उसकी सुर्ख रोशनी अभी समंदर पर बाकी थी। मैंने डोरी उठाई और ताज़ा मछली पकड़ने के बहाने साहिल समंदर पर जा निकला। जहाँ आखिरी कश्ती साहिल की रेत पर खड़ी थी, मैंने वहीं जाकर पानी में डोरी लटका दिया। एक बार फिर मैंने कश्ती का भरपूर नज़रों से जायजा लिया। मेरे रखे हुए नारियल कोने में पड़े थे। कश्ती में 2 चप्पू भी थे। इस कश्ती को हमें समंदर पार करवाना था। कुछ मालूम नहीं था कि किस्मत में क्या लिखा है। यह बहर हिंद का समंदर था, जिसको काला पानी भी कहते हैं, इसलिए कि समंदर का रंग देखने पर बिल्कुल सियाह लगता है। कहते हैं कि यह समंदर के गहरा होने की वजह से है, या उन सियाह कई ज़्यादा चट्टानों की वजह से जो इस समंदर की तह में बहुतायत से मौजूद हैं। कुछ देर समंदर के किनारे रहने के बाद मैं वापस आ गया। मैं वापस आ रहा था कि एक सिक्योरिटी लॉन्च तेजी से साहिल समंदर के करीब से गुजर गई। उसके आगे मशीन गन लगी थी और सिपाही चाको चौबंद अरसे पर खड़े थे। मैं अपने ध्यान में बस्ती की तरफ चलता गया। फिर रात की स्याही ने जजीरे के समंदर को अपने दमन में छुपा लिया। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि दादा रमिया झोंपड़ी के बाहर चूल्हे के पास बैठा नारियल पी रहा है। उसकी बीवी चावल पका रही थी। संथा झोंपड़ी में थी। दादा रमिया ने मुझे देखकर पूछा, शाम को मछलियाँ साहिल के पास नहीं आया करती हैं, तुम क्यों चले गए थे? मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो दादा, कोई मछली हाथ नहीं आई। मैंने सोचा ज़रा सैर तफरी हो जाएगी। हम खाना खाने लगे तो दादा रमिया ने मेरी शादी की बात छेड़ दिया। उसे क्या खबर थी कि यह रात मेरी उसके पास आखिरी रात है। शायद इसके बाद मुझे उससे कभी नहीं मिलना था। मैंने कहा, दादा, मैं तुम्हारे आगे कैसे इनकार कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तनख्वाह मिलने पर संता से ब्याह रचा लूँगा। दादा रमिया और उसकी बीवी के चेहरे खुशी से खिल गया। सुखमनी उठकर झोंपड़ी में अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाने चली गई। मैं उनके जज्बात से बिल्कुल बेनियाज अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। हम अजीब बेजारो मददगार और ख़तरनाक हालात में वहाँ से फरार हो रहे थे। हमारा पीछा भी किया जा सकता था और हम पर ऊपर से फायरिंग भी हो सकती थी। सिर्फ एक बात हमारे हक में जाती थी कि सोनिया को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और इस अरसे में यहूदी सिक्योरिटी को जितना समंदर खंगालना था खंगाल चुके थे। अगर हमें वहाँ से फरार होते हुए कोई नहीं देखता तो फिर किसी के हमारे पीछे आने का इम्कान नहीं था। अगर मैं उसी रात सोनिया को लेकर निकल जाता तो हमारे ताक़ुब और फिर फिजा में हमारी कश्ती पर फायरिंग का कभी इम्कान था। मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दादा रमिया ने कहा फाड़ कर, कल तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर ले आना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा, दादा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम फिक्र न करो। रमिया दादा कुछ देर शादी के इंतजाम के बारे में मुझसे बातें करता रहा। फिर मैं उठकर अपने झोंपड़ी में आकर लेट गया। मेरे पास साथ ले जाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। एक पिस्तौल और चाकू सोनिया के पास था, जो हमें अपने पास ही रखना था। नारियल कश्ती में पहले ही रख दिए गए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कान समंदर की तरफ लगे थे। उधर से पहली गश्ती लॉन्च गुजर गई थी। 1 घंटे के बाद दूसरी और फिर 12 बजे रात से कुछ ही पहले तीसरी गश्ती लॉन्च को गुजरना था। मुझे बहरहाल दूसरी गश्ती लॉन्च के गुजर जाने का इंतज़ार था। मैं झोंपड़ी में चुपचाप लेटा रहा। जब दूसरी गश्ती लॉन्च भी गुजर गई तो मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर वैसे ही सन्नाटा और अंधेरा था जैसा कि हर रात वहाँ हुआ करता था। एक पल के लिए मैंने पीछे वाली झोंपड़ी पर निगाह डाली, जिसके अंदर संथा सो रही थी। यह मेरी होने वाली बीवी थी। मैंने उसे निगाहों में ही खुदा हाफिज कहा और नायलॉन की एक रस्सी कमर के गिर्द लपेट कर सोनिया की कमी गाय की तरफ रवाना हो गया। हालात हमारे हक में नहीं थे। इसके बावजूद मैं दिल में चट्टान जैसा आज़म लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे रातों रात इस जजीरे से निकलकर जितनी तेज़ी से हो सके कश्ती को चलाकर दूर से दूर तर हो जाना था। हमारी मंजिल बर्मा का साहिल था, जो अंडमान के इस जजीरे से मशरक़ की तरफ था और ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी एक आम चप्पू वाली कश्ती वहाँ 3 दिन से पहले नहीं पहुँच सकती थी। दरख्तों के नीचे से गुजरता
मैं खुफिया कमीगाह तक पहुंच गया। सोनिया मुझे कमीगाह के बाहर ही मिल गई थी। वह बिल्कुल तैयार थी। मेरे पास उससे बातें करने का वक्त नहीं था। मैंने उसे पिस्तौल और चाकू लेकर अपनी जेब में रख लिया और उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। हम खड़े नाले के किनारे की ओट में होकर समंदर की तरफ चल रहे थे। 15 मिनट के बाद हम जंगल की उस पट्टी में आ गए जहाँ से हमें साहिल की रेतीली ज़मीन अबूर करके अपनी कश्ती में सवार होना था। घड़ी मेरी कलाई के साथ लगी थी। हम एक जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। मुझे तीसरी कश्ती लॉन्च के गुजरने का इंतजार था। ठीक 12:07 पर दूर से साहिल पर रोशनी फैल गई। फिर लॉन्च की आवाज़ आने लगी। मैंने सोनिया को बताया कि यह रात के पहले निसफ हिस्से की आखिरी कश्ती लॉन्च है और इसके आधे घंटे के वक्फे के बाद चौथी लॉन्च गुजरेगी। मोटर लॉन्च पर सर्च लाइट रोशन थी। हम झाड़ियों की ओट में थे। लॉन्च समंदर को रोशन करती हुई आगे निकल गई। जब उसकी आवाज़ दूर हो गई तो मैंने सोनिया से कहा, हम आखिरी कश्ती में सवार होंगे। मैंने हाथ के इशारे से उसे वो छोटी कश्ती दिखाई जो साहिल पर सबसे आखिर में खड़ी थी। मौसम बेहद पुरसकून था। हल्की खुशगवार हवा चल रही थी। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गर्दन घुमाकर कश्ती को देखा। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे निकलने के 2 मिनट बाद वो भी दरख्तों से निकलकर कश्ती की तरफ चली है। तो मैं झुककर तेजी से दौड़ते हुए कश्ती तक आना होगा। मैं जा रहा हूँ। यह कहकर मैंने दरख्तों से निकलकर दाएं बाएं सुनसान और नीम रोशन साहिल पर निगाह डाली और उड़ता हुआ कश्ती के पास आकर नीचे होकर बैठ गया। 2 मिनट बाद सोनिया भी दरख्तों से निकलकर मेरी तरफ झुककर दौड़ पड़ी। वो जल्दी से कश्ती में बैठ गई। मैंने कश्ती की रस्सी को खोल दिया और उसे घसीट कर लहरों पर ले आया। फिर मैं भी कश्ती में कूद गया और चप्पू चलाने लगा। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद मशरक़ की जानब से जजीरे का मोड़ काट कर चौथी कश्ती लॉन्च को नमदार होना था और अगर मैं इस आधे घंटे में समंदर की एक खास हद को अबूर नहीं करता तो हमारी कश्ती लॉन्च की सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। फिर गोलियों को एक बौछार हम पर पड़ती और काम तमाम हो जाता। इस एतबार से मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। मैंने कश्ती को बहुत जल्द समंदर की वापस जाती बड़ी लहरों पर डाला और इस रुख पर चप्पू चलाने लगा कि वो दाएं जने मशरक़ के जाविये को छोड़कर शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ गई। मैं बगैर सांस लिए दीवानावार चप्पू चलाता गया। यह हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। हम मौत की सरहद को अबूर कर रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया है। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक कश्ती के एन दरमियान में सर झुकाए बैठी थी। मैं चप्पू यूँ चला रहा था जैसे मेरी रेस लगी हुई हो। रात गुजरती जा रही थी। मैंने चप्पू चलाते चलाते साहिल की तरफ निगाह डाली। साहिल के दरख्तों की गहरी सियाह चौड़ी पट्टी दूर होती जा रही थी, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था। मैं घड़ी पर वक्त देखकर मजीद 1-2 सेकंड ज़ाय नहीं करना चाहता था। मेरे बाजू शाल होने लगे थे, मगर मैं कश्ती को साहिल से दूर ही दूर खींचे लिया जा रहा था। जब मेरे बाजू में बिल्कुल सकत ना रही तो मैंने चप्पू ऊपर उठा लिया। कश्ती समुद्री लहरों पर सुस्त हो गई। मैंने चप्पू दोबारा समंदर में डाले और तेज़ी से बाजू को चलाने लगा। कश्ती साहिल से काफ़ी दूर निकल आई थी। इतने में जजीरे के मशरकी साहिल पर रोशनी की धुंध सी बिखरने लगी। फिर दूर से लॉन्च के इंजन की खटखट सुनाई दिया। मैंने सोनिया को बुलंद आवाज़ में कहा कि वो कश्ती में लेट जाए। उसने ऐसा ही किया। चौथी कश्ती लॉन्च अपने राउंड पर निकल आई थी, मगर उसकी रोशनी हमारी कश्ती से फासले पर थी और उसकी रोशनी का आखिरी किनारा कश्ती से करीबन आधे फरलांग के फासले पर था। यह बात बहुत खुश आइंदा थी। मैं कश्ती को खतरे के निशान से दूर ले जाने में कामयाब हो गया था। इसके बावजूद मैंने चप्पू कश्ती में डाले और खुद भी इस तरह ऊँधे मुँह लेट गया कि मेरा सर कश्ती के किनारे से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था। एक और बात बड़ी अच्छी थी कि यहाँ समंदर की लहरें भारी भरकम थीं और किसी वक्त हमारी कश्ती इन लहरों की ओट में आ जाती थी। लॉन्च की रोशनी आगे निकल गई और लॉन्च भी हमसे दूर होती चली गई। अब मैंने सितारों को देखा। मशरक़ की जनब चमकते एक सितारे को अपना रहबर बनाया और उसी सिमत कश्ती खींचने लगा। मेरे चप्पू चलाने में अगरचा वो शिद्दत नहीं थी, लेकिन मैंने कश्ती की रफ्तार को सुस्त नहीं किया था। 1.5 घंटा इसी तरह हमारा सफ़र समुद्री लहरों पर जारी रहा। फिर जजीरे का साहिल समंदर की सियाह लहरों की ओट में डूब गया। अब हम रात की तारीकी में खुले समंदर में थे। खुले समंदर में आकर मुझे एहसास हुआ कि इस कश्ती के लिए समंदर बहुत बड़ा है। यह कश्ती खुले समंदर के लिए नहीं बनाई गई थी।
लेकिन हमें इसी कश्ती में खलीज बंगाल को पार करना था। फिर भी जब मुझे ख्याल आया कि अभी 2-2.5 दिन का सफ़र बाकी है तो मैं कुछ फिक्रमंद हो गया। सोनिया भी इतने बड़े समंदर को देखकर कुछ सहमी हुई थी और कश्ती में दबकी बैठी थी। मैं चप्पू भी चला रहा था और उसे हौसला भी दे रहा था कि यह समुद्री तूफानों का मौसम नहीं है और हमारा सफ़र महफूज है। आप अगर पुरसकून समंदर में कभी कश्ती में सफ़र करें तो खुले समंदर में पहुंचकर आपको समुद्री लहरों की ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी कि एक बार तो आपका दिल दहल जाएगा। ये आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई नाग पुकारता हुआ आपके कानों के करीब से गुजर गया हो। जजीरे की रोशनी अब बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। हमारे चारों तरफ खूब अंधेरा छाया था। समंदर भी स्याह था। पानी की लंबी लंबी और नीचे से ऊपर को भरती हुई मौजें हमारी कश्ती को ऊपर नीचे करती आगे ही आगे लिए जा रही थीं। मेरा जोर बहुत कम लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मशरकी आसमान पर अपने रहनुमा सितारे को देख लेता था। सोनिया उसी तरह कश्ती के वस्त में दबकी बैठी थी। मैं उससे बातें करके उसकी समुद्री दहशत को दूर करने की कोशिश भी किया जाता था। वो अगरचे पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, मगर समंदर आखिर समंदर होता है और फिर खुला समंदर तो अच्छे खासे दिलेर आदमी को भी दहशत ज़्यादा कर देता है, खास तौर पर अगर समंदर से ये उसकी पहली मुलाकात हो। कुछ यही हाल सोनिया का भी था, लेकिन चूंकि ये उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला था इसलिए वो हिम्मत किए हुए थी। मशरक़ में चमकता मेरा रहबर सितारा भी मांद पड़ने लगा था। मुझे दिन के वक्त उसकी जगह सूरज को अपना रहनुमा बनाना था। और फिर मशरक़ में समंदर के अंदर से सुर्ख सूरज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हमारी कश्ती तक जैसे सुर्ख रोशनी की एक सड़क बुझ गई। दिन की रोशनी ने सोनिया को ज़रा सा हौसला दिया। मैंने पहली बार उसका दुबला पतला चेहरा देखा। वो कमज़ोर सी लड़की दिखाई देती थी, मगर उसकी सियाह आंखों में कहने इरादे की चमक थी। उसने समंदर को चारों तरफ देखा। मैंने कहा, देख लो, हम समंदर में कितनी दूर निकले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सोनिया ने कहा, लेकिन हमारा सफ़र बड़ा लंबा है, इतनी छोटी कश्ती कहाँ तक हमारा साथ देगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चला रहा था। कश्ती जैसे अपने आप लहरों पर फैलती जा रही थी। चूँकि समंदर की लहरें तेज़ी से हमारे करीब से गुजर रही थीं, इसलिए हमें यूँ लगता था जैसे हमारी कश्ती की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। मैंने सोनिया को समझाया कि ये कश्तियाँ दरख्त को खोद कर बनाई जाती हैं, इसलिए इनके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज काफ़ी ऊपर निकल आया था। हमने नारियल तोड़कर उनका पानी पिया, खोपरे को चाकू से खुरच कर खाया। धूप काफ़ी तेज थी और समंदर की वजह से उसकी चमक में इजाफा हो गया था। इस तरह समंदर में सफ़र करते करते सारा दिन गुजर गया। रात फिर आ गई। समंदर पुरसकून ही रहा। इसकी वजह महज यह थी कि तूफ़ान का मौसम गुजर चुका था। इस मौसम में समंदर पुरसकून ही रहता था। अब मैंने कश्ती को लहरों के हवाले कर दिया था। सोनिया इसलिए भी परेशान थी कि शायद हम इतने वसी और इस समंदर में अपनी सिमत ठीक नहीं रख सकेंगे। दूसरे दिन अभी एक पहर का दिन बाकी था कि अचानक मशरक़ की जानब से काली घटा उतर पड़ी। वो बेजंजीर हाथियों की तरह आसमान पर बड़ी चली आ रही थी। हवा भी तेज़ हो गई और समंदर में हिजान के आसार पैदा होने लगे। हमारी छोटी सी कश्ती ने डोलना शुरू कर दिया। यह समुद्री तूफान था। अगरचे तूफान का मौसम नहीं था, लेकिन बलाई नागहां हमारे सर पर मुसल्लत होने वाली थी। सोनिया का चेहरा मजीद उतर गया। वो घबरा कर बोली, तूफान आ रहा है, अब हमारा बचना महाल है। उसका कहना बेजा नहीं था। सियाह घटों को देखकर मैं भी परेशान हो गया। देखते देखते सूरज इन काले बादलों में छुप गया और हवा ने तेज झगड़ों का रूप इख्तियार कर लिया। काले समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उठने लगीं। हवा के थपेड़े चीखते हुए मौजों को ऊपर उठाते और फिर पूरी ताकत से उन्हें नीचे फेंक देते। कश्ती मेरे काबू से बाहर हो गई। मैंने फौरन कमर के गिर्द लिपटी हुई नैलून की रस्सी खोली और उसे सोनिया की कमर के गिर्द बांधकर उसका दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लिया। सोनिया मेरे हाथों से फिसल फिसल जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे संभाले कश्ती से चिमटा, औंधे मुंह लेट गया था। सारे नारियल समंदर में गिर गए थे। अब वो कश्ती हमारे लिए एक लकड़ी का तख्ता थी, जिससे चिमटे हम बेरहम समुद्री तूफान में न जाने किधर से किधर चले जा रहे थे। सरबकलम मौजें हमारी कश्ती को एक मौज से दूसरी मौज की तरफ उछाल रही थीं। बादलों में बिजली की कड़क ने रही से कसर पूरी कर दी और फिर ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। सोनिया शायद बेहोश हो चुकी थी। मुझे खुद अपना होश नहीं था। हमारी कश्ती छोटे होने की वजह से अभी तक उल्टी नहीं थी। एक पहाड़ जैसी मौज उसे ऊपर उठाती
तो फिर वही मौज नीचे जाते हुए जैसे उसे समंदर की गहराइयों में ले जाकर दोबारा ऊपर ले आती थी। कुछ खबर नहीं थी कि हमारा रुख किधर को है और हम किस सिमत को जा रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर तूफान के रहम करम पर थे। यह तूफान हमें वापस उसी जजीरे पर भी फेंक सकता था जहाँ से हम फरार हुए थे, और ये हमें बर्मा के साहिल पर भी ले जा सकता था। लेकिन इस वक्त हमें अपनी जान के लाले पड़े थे, क्योंकि कश्ती किसी वक्त भी उलट कर हमें बहरे मौजों के हवाले कर सकती थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे हमारी कश्ती 200 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी लहरों की जद में है। बारिश की वजह से कश्ती में पानी भरता जाता, लेकिन जब कश्ती लहरों के साथ साथ एक तरफ को झुकी झुकी ऊपर उठती है तो ये पानी अपने आप बाहर गिर जाता था। इसी तरह समंदर का पानी भी कश्ती में आ जाता था। एक तेज लहर ने हमें ऊपर उठाया तो नीचे झूलते हुए मैं कश्ती से बाहर समंदर में गिर गया। कमर के साथ बंधी हुई रस्सी ने मुझे दूर न जाने दिया। मैंने वहीं कश्ती के किनारे को पकड़ लिया। हवाएं चिंगाड़ रही थीं। मौजें मुझे कश्ती से अलग करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थीं। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दुआएं मांगने लगा। फिर हिम्मत करके कश्ती में अपने आप को गिरा दिया। सोनिया कश्ती में इसी तरह बेहोश पड़ी थी। सूरज बादलों में छुपा हुआ था, इसलिए कोई पता नहीं था कि हम मशरक़ को जा रहे हैं या मगरब को। इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपनी और सोनिया की जान बचाने की फिक्र थी। मैं दिल में इंतहाई खुशू व खुशू से अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहा था कि वो मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें इस तूफ़ान से निकाल दे। तूफ़ान में ज़रा सी भी कमी नहीं हुई थी। अब उसकी रफ्तार बेइंतहा तेज़ हो चुकी थी। यूँ लगता था कि एक बहुत बड़ी लहर है जो उसे अपने साथ घसीटते लिए जा रही है। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा कि कहीं हमारी कश्ती समंदर में चलती बर्क रफ्तार मौज के ऊपर न चढ़ गई हो। समंदर के वस्त में ऐसी रुएं चला करती हैं जिनकी रफ्तार 100 मील फी घंटे से कम नहीं होती। यह एक दरिया की शक्ल में चलती है और सैकड़ों मील दूर जाकर देव पेकर मौज की शिकन इख्तियार करके छोटी छोटी लहरों में तकसीम हो जाती है। समंदरी माहरीन के मुताबिक यह बर्क रफ्तार रुएं आमतौर पर समंदर के उस हिस्से में उभर कर अपना सफ़र शुरू करती हैं जहाँ एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहाँ समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के धयाने से गीजर की शक्ल में इंतहाई गर्म भाप निकल रही हो। इस तूफ़ानी लहर पर आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि हमारी कश्ती तूफ़ानी थपेड़ों से बच गई थी। इस वक्त कश्ती गोया एक ऐसी द्वीप पर तूफ़ानी मौज के ऊपर सवार थी जो एक तेज़ रफ्तार दरिया की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। बारिश थम गई मगर हवाएं उसी तरह चिंगाड़ रही थीं। सोनिया तो वैसे ही बेहोश थी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि उसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दूँ। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा। मैं खुद थकावट और नकाहत से चूर बेबसी के आलम में कश्ती से चिमटा ऊंधा पड़ा था। कश्ती तूफानी हवाओं को चीरती हुई तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। मुझे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं यह तूफानी रूह हमें वापस दुश्मन के जजीरे पर न फेंक दे। बादलों की वजह से रात बहुत जल्द छा गई थी और चारों तरफ अंधेरे ने अपनी स्याह चादर फैला दी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन नारियल समंदर में डूब चुके थे और समंदर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे सामने तूफान खेज समंदर की भयानक रात थी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, नजरें जमाने की कोशिश की, मगर मैं वक्त मालूम न कर सका। मैंने नढाल होकर अपना सर कश्ती के तख्ते से लगा दिया। फिर जाने किस वक्त नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ होश नहीं था। शायद मैं सो गया था या नकाहत की वजह से बेहोश हो गया था। होश आया तो सबसे पहले मुझे दिन की रोशनी नजर आई। एक चप्पू मेरे घुटने से बार बार टकरा रहा था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे, लेकिन तूफान गुजर चुका था। हवाओं का दहशतनाक शोर खत्म हो गया था। समंदर पुरसकून नहीं था, मगर उसकी मौजों में पहले जैसी तूफानी कफियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कश्ती की रफ्तार वो नहीं रही। कश्ती तूफान की बर्क रफ्तार रूह से उतर चुकी थी, मगर वो लहरों पर बुरी तरह से डोल रही थी। अब वो एक बार फिर है जानी मौजों के रहमो करम पर थी। मैंने झुककर सोनिया को देखा। वो इंतहाई नढाल थी और करा रही थी। मैंने उसे आवाज़ें दी, उसके बाजू को झंझोड़ा। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाईं। उसके होंठ मुझे सूजे हुए लग रहे थे। उसने मुझे कोई जवाब न दिया और हल्की सी कराह के साथ आंखें बंद कर लीं। मैंने समंदर का जायजा लेने के लिए सर उठाकर इधर उधर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी बाएं जनिब थोड़े ही फासले पर
ایک بہت بڑی سمندری لانچ ہماری کشتی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کشتی کے بان نہیں تھے۔ اب مجھے اس میں لگی ہوئی موٹر کی دھیمی دھیمی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ لانچ کے مسول پر کوئی جھنڈا نہیں تھا۔ یہ لانچ یا تو کوسٹ گارڈ والوں کی تھی یا مچھلیاں پکڑنے والی لانچ تھی۔ میرا دل اس لیے دھک سے رہ گیا تھا کہ کہیں میں اس منحوس اسرائیلی جزیرے پر واپس تو نہیں پہنچ گیا۔